हाँ जी, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये चैप्टर कर रहे थे हम। इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने इनकॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर, इस तरह की बात करी थी। और स्पेसिफिक प्रोविजंस निश्चित प्रावधान, स्पेसिफिक प्रोविजंस, और स्पेसिफिक प्रोविजंस में हम फर्स्ट कर चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड स्पेसिफिक प्रोविजंस में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप किसी को शादी करने से रोकें या शादी करने की सीमा निर्धारित कर दें, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। ये पार्ट कर चुके हैं हम। दूसरा हमने किया है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप किसी को उसके पसंद का व्यापार करने से रोकें, ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। इसका सेक्शन है आपका 26, इसका सेक्शन है 27। और हम एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। इसमें हम कुछ एक्सेप्शंस कर रहे थे, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। वैसे तो एग्रीमेंट्स जो आपको कोई व्यापार करने से रोकें, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर कुछ रोक लगे भी तो भी वो एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाते हैं। तो एक्सेप्शंस के केस में एग्रीमेंट वैलिड होता है, अदरवाइज वॉइड होता है। यहां पर भी वॉइड होता है। इसके भी हमने एक्सेप्शंस करे थे। तो इसके एक्सेप्शंस में हमने क्या क्या किया था कि अगर आप रोक लगाएं ऑन पर्टिकुलर एक्शन, फ्रीडम ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, भाई आप कोई एक कार्य करने पर अगर रोक लगा दें कि भाई आप कोई व्यापारिक शर्त रख दें, इसमें हमने एक व्यापारिक शर्त की बात करी थी। अगर आप कोई व्यापारिक शर्त लगाते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाता, वैलिड होता है। ये बात कर चुके थे हम। अगर आप अपने बिजनेस का नाम सेल कर रहे हैं, बिजनेस सेल कर रहे हैं किसी को, और बिजनेस सेल करते हुए आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि इस नाम का बिजनेस मैं आने वाले इतने साल तक नहीं करूंगा, ऐसे एग्रीमेंट को आप वॉइड नहीं कहेंगे। ये पार्ट कर चुके थे। तीसरा हमने किया था रिस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स भी आपस में एक दूसरे के ऊपर रोक लगा सकते हैं। कब कब लगा सकते हैं? जहां पर पार्टनर बाहर जा रहा है फर्म से, आउटगोइंग पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, या फिर अगर फर्म बंद हो रही है, दैट मीन्स फर्म डिसॉल्व हो रही है, या फिर फर्म का जो गुडविल है वो आप सेल कर रहे हैं। इन तीनों केसेस में अगर आप किसी तरह का ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि आप ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे तो उसे आप वैलिड मानते हैं, वॉइड नहीं कहा जाता। फोर्थ हमने इसमें किया था ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब व्यापारिक संयोजन। अगर आप प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि भाई आप इस प्राइस से नीचे गुड्स सेल नहीं करेंगे, तो इसे आप वैलिड मानते हैं, लेकिन उससे मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।
अगर किसी का नुकसान हो रहा है या मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो उसे आप वॉइड मानेंगे। अगर मोनोपोली हो रही है या फिर किसी का नुकसान हो रहा है तो इसे वॉइड कहा जाएगा। लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। भाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक तरफ एम्प्लॉयर है और एक तरफ एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 3 साल के लिए 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। और इसके दौरान जो एम्प्लॉयर है वो शर्त लगाता है, एम्प्लॉय के ऊपर कंडीशन लगा देता है कि इन 3 साल में तुम, ये मान लीजिए ये डॉक्टर है, डॉक्टर, और ये है असिस्टेंट जो इसने एम्प्लॉय रखा है, वो असिस्टेंट है, इसका सहायक है। तो ये जो डॉक्टर है इसने अपने एम्प्लॉय को बोला है कि आने वाले 3 साल तक तुम अपना काम शुरू नहीं करोगे, अपना काम शुरू नहीं करोगे। क्या ऐसी कंडीशन एक डॉक्टर एक असिस्टेंट के ऊपर लगा सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, दिस इज वैलिड। क्योंकि जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नौकरी पर रखता है तो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय की स्किल के ऊपर, अनुभव के ऊपर, योग्यता और अनुभव के ऊपर पूरा पूरा हक रहता है। सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ऐसी शर्त पर उसको नौकरी पर रखता है कि इन 3 सालों में तुम बाहर जाकर कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना काम शुरू नहीं करोगे, तो इसे वॉइड नहीं कहा जाएगा, इसे वैलिड कहा जाएगा। ठीक है जी, दिस इज इट। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। ऐसा कीजिए, आप इसको ABCD कर लीजिए, ABCDEF, ABCDE, इसे ऐसे कर लीजिए। स्पेसिफिक प्रोविजंस में अब हमारा मैरिज वाला हो गया, ट्रेड वाला हो गया। अब हमें थर्ड पॉइंट करना है, दैट इज एग्रीमेंट्स in restraint of legal proceedings. Agreements in restraint of legal proceedings. इसका सेक्शन है सेक्शन 28। क्या होता है जब आप किसी के कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाना। जब आप किसी इंसान के कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाते हैं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। क्यों वॉइड क्यों माना जाता है बेटा? वॉइड इसीलिए माना जाता है क्योंकि हर पर्सन का ये राइट है, हर पर्सन का ये हक होता है कि वो लॉ का रिकोर्स ले सकता है, रिकोर्स ऑफ लॉ, कि वो रिकोर्स ऑफ लॉ ले सकता है। दैट मीन्स कानून का सहारा ले सकता है अपने हक को एनफोर्स करने के लिए, अपने हक को एनफोर्स करने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए वह कानून का सहारा ले सकता है। ये हर इंसान का एक हक है। तो अगर आप इस हक के ऊपर रोक लगाते हैं, आप किसी को ये कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरे खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगा, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। ठीक है जी। सो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाते हैं, ऐसा एग्रीमेंट
void माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, ए और बी, ए बी से कहता है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरे ऊपर केस ना करो, मेरे खिलाफ कोर्ट ना जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। आप उसके हक पर रोक लगा रहे हैं, सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बिल के ऊपर लिखा होता है, कहीं आप दुकान में कोई सामान खरीदने जाओ तो उस बिल के ऊपर ऐसे लिखा होता है, ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी झगड़ा होगा वो दिल्ली के कोर्ट में सुलझाया जाएगा। जो भी झगड़ा होगा, क्या बोल रहा है वो, बिल के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि जो भी झगड़ा होगा दिल्ली की कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। क्या ऐसा कहना भी वॉइड है? हाँ जी, इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है? ये वॉइड है या वैलिड? जल्दी से बताइए। वैलिड। शुभम सेज वैलिड, सिमरनजीत सेज वैलिड, करमजीत वैलिड, मनप्रीत वैलिड, अंजू वैलिड, वेरी गुड। रुखसार वैलिड, यस ऑफ कोर्स। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड होता है क्योंकि यहाँ पर आप किसी के ऊपर, किसी के लीगल राइट्स के ऊपर रोक नहीं लगा रहे, आप किसी के कानूनी हक पर रोक नहीं लगा रहे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर केस करोगे तो भाई दिल्ली के कोर्ट में करना, हमारे पास इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, एक मर्चेंट है ए, अंशुल says valid with 2 smileys. Great Anshul, I like the smile. ए एक मर्चेंट है दिल्ली में और बी बॉम्बे का बायर है। ए बी को गुड्स सेल करता है, ए बी को गुड्स सेल करता है और साथ में कंडीशन लगा देता है कि ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है जी, वो ये कह रहा है क्योंकि ये दिल्ली में है तो ऐसा ना हो कि अगर बी को कोई प्रॉब्लम हो जाए ए से तो बी जो है वो इसको बॉम्बे के कोर्ट्स में घसीटे, तो ये जो ए है ये तो बॉम्बे के कोर्ट्स में जा जाकर खज्जल हो जाएगा। इसीलिए ए ने अपने बिल में साथ में ये लिख दिया कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो दिल्ली के कोर्ट्स में देखे जाएंगे भाई। ऐसी शर्त लगाना वॉइड नहीं है, इसे वैलिड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप किसी के कानूनी हक पर रोक नहीं लगा रहे। ठीक है जी, तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जहां पर आप किसी के कानूनी हक पर रोक लगाते हैं ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन जहां पर आप कोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप इस कोर्ट में आकर फैसला करवाएंगे तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड माना जाता है। अब हम हर केस में एक्सेप्शंस तो कर ही रहे हैं, अपवाद जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। ऐसे ही लीगल राइट्स के केस में भी 2 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट इज फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है?
जब आप कोई बीच का पर्सन बुलाकर सुलह करवाते हैं, दो लड़कों में आपस में लड़ाई हो गई, तीसरे लड़के ने बीच में आकर दोनों की सुलह करवाई, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेशन। जब आप कोर्ट में जाए बिना कोर्ट से बाहर ही मामला सुलझा लेते हैं, कोर्ट के बाहर मामला सुलझाना, झगड़े को कोर्ट में ना लेकर जाना, किसी थर्ड पार्टी को बुलाकर, किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाकर, थर्ड व्यक्ति को डालकर झगड़ा सुलझाना, इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है जी। तो आपने कहा कि भाई जो भी भविष्य में झगड़े होंगे उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, उनको तीसरे व्यक्ति को बीच में डालकर सुलझा लिया जाएगा। वॉइड है कि वैलिड है? इन द चैट बॉक्स। वैलिड। मनप्रीत, अंजू वैलिड, सिमरनजीत वैलिड, यस। सो यहां पर आप किसी के हक पर रोक नहीं लगा रहे, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। बी, प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में झगड़ा हुआ है, ये तो आप भविष्य के झगड़े की बात कर रहे हैं ना, कि भविष्य का जो भी झगड़ा होगा वो आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाया जाएगा। ऐसे ही वर्तमान में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया वर्तमान में, आप कह रहे हैं कि उसे आर्बिट्रेशन के द्वारा सुलझाया जाए। मनप्रीत बेटा ऑडियो ऑफ कीजिए अपना। आप कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाया जाए वो झगड़ा, ये भी वैलिड है, इसमें आप किसी के राइट के ऊपर रोक नहीं लगा रहे। फाइन। सो दिस इज ऑल इन द थर्ड पॉइंट, दैट इज एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कि अगर आप किसी की कानूनी कार्यवाही के हक पर रोक लगाते हैं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। लेकिन इन 3 केसेस में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा। कौन कौन सा? किसी स्पेसिफिक कोर्ट में ले जा रहे हैं, वैलिड है। आर्बिट्रेशन में ले जा रहे हैं फैसला, थर्ड व्यक्ति को बीच में डालकर आप फैसला करवाएंगे, तो इसे वॉइड नहीं कहा जाएगा, वैलिड कहा जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ एग्रीमेंट आता है, जिसको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड माना है। एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। अनिश्चितता, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें अनिश्चितता है, इसका आपका सेक्शन है सेक्शन 29। देखिए अभी सीरियल ऑर्डर में सेक्शंस चल रहे हैं। सेक्शन 26 आपका, सेक्शन 26 मैरिज वाला था, सेक्शन 27 ट्रेड का है, सेक्शन 28 लीगल प्रोसीडिंग्स का है, और सेक्शन 29 है अनसर्टेनिटी का। जहाँ पे सेक्शंस लाइन वाइज होते हैं वहां याद करने इजी रहते हैं। सो सेक्शन 29 बताता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि अनिश्चितता है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है, ये कहता है सेक्शन 29। अब अनिश्चितता कैसे पता चलेगी? अनिश्चितता है, अनिश्चितता तब मानी जाती है जब चीजें क्लियर ना हो, साफ ना हो। जब चीजों का मतलब साफ नहीं होता तो आप कहते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो अनिश्चित है। एग्जाम्पल्स करते हैं इसके एक एक करके। एग्जाम्पल ए, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें एक तेल सेल करूंगा, ऑयल सेल करूंगा 100 टन, 100 टन ऑयल सेल करूंगा।
लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन सा तेल, कौन सा तेल ये मालूम नहीं है। कौन सा तेल है मालूम नहीं, नहीं पता। क्योंकि कौन सा तेल है ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, ये निश्चित नहीं है कि कौन से तेल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। बी, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें, मान लीजिए ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल सेल करूंगा 100 टन, ठीक है, 100 टन ऑलिव ऑलिव ऑयल सेल करूंगा। यहां पर तेल मालूम है, कितनी क्वांटिटी है ये भी मालूम है। यहां पर अनिश्चितता नहीं है, सब कुछ साफ साफ है, निश्चित है। क्योंकि सब कुछ निश्चित है, सो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है। आपने देखना है कि साफ है या नहीं, मतलब साफ होना चाहिए, एग्रीमेंट साफ होना चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी तरह की अनिश्चितता, एम्बिग्विटी है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ए एक ट्रेडर है, ये एक व्यापारी है मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल क्या होता है बेटा? चैट बॉक्स में डालिए। सरसों का तेल, वेरी गुड शुभम। व्यापारी है मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल क्या का व्यापारी है। और ये बी से कहता है कि मैं तुझे ऑयल सेल करूंगा 100 टन, 100 टन ऑयल सेल करूंगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तेल कौन सा है, नहीं बताया, नहीं बताया कि तेल कौन सा है। मुझे जल्दी से बताइए वैलिड है कि वॉइड है? अनिश्चितता है कि नहीं, ये बताइए, अनिश्चितता है कि नहीं? यस और नो, अनिश्चितता है या नहीं? अभिषेक सेज यस, रुखसार सेज नो, सिमरनजीत सेज यस। यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं मिक्स्ड आंसर्स। यहाँ पे अनिश्चितता कैसे हो सकती है बेटा? जब वो व्यापारी ही मस्टर्ड ऑयल का है, जब वो व्यापारी ही सरसों के तेल का है, तो वो जिस तेल के बारे में बात कर रहा होगा वो सरसों के तेल की बात ही कर रहा होगा, ये तो इम्प्लाइड है। सो यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है, यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है, यहाँ पर सब कुछ साफ साफ है। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी ही मस्टर्ड ऑयल का है, और क्योंकि अनिश्चितता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं है। डी, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें चावल बेचूंगा 100 टन, और ये प्राइस पता कौन सा होगा? दाम, ये वो दाम पे बेचूंगा जो दाम सी बताएगा, प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। तीसरा पर्सन सी है, जो जो दाम वो फिक्स करेगा, उस दाम के ऊपर मैं तुम्हें 100 टन चावल बेचूंगा। बताइए जी, वैलिड मानेंगे कि वॉइड मानेंगे? अनिश्चितता है कि नहीं? वैलिड, सिमरनजीत से इज वैलिड, अंजू, रुखसार, तमन्ना वैलिड, यस वैलिड है। अनिश्चितता तो है ही नहीं भाई, जो भी प्राइस सी फिक्स करेगा उसके ऊपर बेच देना। तो यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है, अनिश्चितता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जल्दी से एक लास्ट और देख लेते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें एक गाय बेचूंगा, काली गाय, ब्लैक काउ, या तो 1000 रुपए में या फिर 1500 रुपए में, या तो 1000 रुपए में या फिर 1500 रुपए में। हाँ जी, सर्टेन है या अनसर्टेन, निश्चित या अनिश्चित? यस, यहाँ पर अनिश्चितता है, क्योंकि उसने एक
प्राइस नहीं बताया, यहाँ पर चीजें उलझा दी उसने, यहाँ पर अनिश्चितता है, और क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता है तो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड। ऑल ऑफ देम आर राइट, शिवानी, रुखसार, अभिषेक, नेहा, पंकज, गुड। सो दिस इज अबाउट द एग्रीमेंट्स दैट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, और जहां पे अनसर्टेनिटी है ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है वॉइड। उसके बाद आपका एक आता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। व्हाट इज वेजर? वेजर मतलब जुआ। सेक्शन है इसका 30। वेजर का मतलब है जुआ। भाई अगर आप जुए से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड होता है। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी अनिश्चित घटना के होने पर या ना होने पर कोई पैसे देने की बात करता है, निश्चित राशि देने की बात करता है, तो उसे आप वॉइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि अगर आज बारिश होगी, रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। और बी कहता है कि अगर आज बारिश ना हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। दोनों पार्टीज में ने आपस में ये एग्रीमेंट कर लिया। इसने इससे वायदा किया कि बारिश हुई तो मैं दूंगा, और बी ने ए से कहा अगर आज बारिश ना हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। किस चीज का प्रॉमिस है? प्रॉमिस है निश्चित राशि का। निश्चित राशि का वायदा कर रही हैं, निश्चित राशि देने का वादा। और ये निश्चित राशि कब देंगी? जब कोई अनिश्चित घटना घटेगी। अनिश्चित घटना के घटित होने पर। अनिश्चित घटना मतलब अनसर्टेन इवेंट। जब अनसर्टेन इवेंट हो जाएगी तो उसके घटित होने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसे देगी। घटित होने पर एक पार्टी दूसरी को देगी, घटित होने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को। और अगर अनिश्चित घटना ना घटित हुई, अनिश्चित घटना के ना घटित होने पर, ना, यहां पर ना घटित होने पर दूसरी पार्टी पहली पार्टी को पैसे देगी। दूसरी पार्टी पहली पार्टी को राशि देगी। ठीक है जी, हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेटा, जल्दी जल्दी में लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वादा हो रहा है निश्चित राशि देने का। अगर अनिश्चित घटना हुई तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसे दे देगी, और अगर अनिश्चित घटना ना घटित हुई तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को पैसे दे देगी। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसे आप वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। इसे आप कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब जुए का सौदा। ये जुए का सौदा है, और जुए का सौदा अगर आप कर रहे हैं तो ये वॉइड होता है। यहाँ पे आप एक दूसरी पार्टी को कोर्ट में घसीट नहीं सकते। इसके भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, इसके भी अपवाद हैं, और जहां पर अपवाद होते हैं वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। यहाँ पर अपवाद क्या क्या है? क्या अपवाद है? पहला, हॉर्स रेस। भाई हॉर्स रेस बहुत ट्रेंडिंग होती है।
हॉर्स रेस कभी कभी, कुछ हालातों में कभी कभी वैलिड मानी जाएगी, लेकिन ज्यादातर इसको वॉइड कहा जाता है। बी, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं? ए ने बी से कहा कि मैं तुमसे 100 केजी राइस तुम्हें बेचूंगा, मैं तुम्हें 100 केजी राइस बेचूंगा आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें 100 केजी राइस बेचूंगा एट द रेट ऑफ ₹60 पर केजी, 60 पर केजी पर बेचूंगा। क्या ये जुआ है? ये जुआ नहीं है, दिस इज वैलिड। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वैलिड मानी जाती हैं। तीसरा, चिट फंड। चिट फंड क्या होता है? एक तरह से किटी होती है, किटी की तरह होता है, जिसमें 4-5 लोग आपस में मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं और एक बंदे को दे देते हैं, दैट इज चिट फंड। चिट फंड वॉइड नहीं होता, वैलिड होता है। क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे। क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस ऐसे बॉक्स बना होता है, उसमें इस तरीके से आपको मैचिंग करनी होती है। ए, जैसे कि आपको यहाँ पर बनाना है एंड, या फिर आपको कोई और वर्ड क्रिएट करना है। मान लो आपको यहाँ पर टी वर्ड बनाना है, यहाँ पर आपको पेड़ का नाम बताना है, नीम। सो इसे आप कहते हैं क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस। तो जो क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस हैं वो गेमिंग है, इसमें आप स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वैलिड है। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो भी बीमे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी वैलिड नहीं, वो अवॉइड नहीं होते, दे आर ऑल वैलिड। अनिश्चितता यहाँ पर भी रहती है कि क्या होगा, लेकिन इन्हें आप वैलिड मानते हैं। और जल्दी से चलिए जी, मुझे नहीं लगता कि जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बचा था, 6th पॉइंट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो हमारा पूरा हो पाएगा। सो कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू इट दिस इन टुमारोज सेशन